आज मैं आपको आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान का 2012 का मनोविज्ञान का पेपर करवाने जा रही हूँ। 2012 में मनोविज्ञान के किस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे, इन क्वेश्चन से हमारी पूरी मनोविज्ञान तैयार हो जाएगी, जिसके द्वारा आप मनोविज्ञान में अच्छी तरह से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है ये मनोविज्ञान अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में लग चुकी है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है। तो इससे हमारी क्या होती है, एक समझ विकसित होती है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है। सद्भावनापूर्ण संबंधों पर बल देना, ये तो उपयुक्त होता है। स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, ये भी उपयुक्त होता है। स्वयं की स्वीकृति पर बल देना, ये भी उपयुक्त है। लेकिन प्रतियोगिता पर बल देना ये उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतियोगिता होती है ना, ये मानसिक स्वास्थ्य के विपरीत गुण मानी जाती है। प्रतियोगिता अर्थात कंपटीशन की जो भावना मिलती है वो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के विपरीत गुण मानी जाती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद के संदर्भ में सहित है। आपको पता है निर्मितवाद लगा हुआ है सिलेबस में, तो निर्मितवाद के संदर्भ में सही पूछा गया है। तो ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। जो निर्मितवाद है वो क्या कहता है कि निर्मितवाद के अंतर्गत जो अधिगमकर्ता है, जो सीखने वाला है, उसके अंदर क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। यही सही है। ज्ञान विभिन्न कौशलों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा पुस्तकों से लिया जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान बाहरी रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। निर्मितवाद में क्या है, अधिगमकर्ता स्वयं अपने तरीके से क्या करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। क्वेश्चन निर्मितवाद क्या है, बाल केंद्रित उपागम है, जिसमें बालक स्वयं करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो निर्मितवाद होता है वो क्या है, बाल केंद्रित उपागम होता है, जिसमें बालक स्वयं करके क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से संबंधित कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। क्या पूछा है, संबंधित नहीं है। तो देखो परिकल्पना करना ये संबंधित होता है, अमूर्त चिंतन करना ये भी संबंधित होता है, कल्पना करना ये भी संबंधित होता है। लेकिन वर्गीकरण करना क्या नहीं होता, वर्गीकरण करना क्या नहीं होता है, ये वर्गीकरण करना ये क्या है, अधिगमकर्ता के संज्ञान से संबंधित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वर्गीकरण करने की योग्यता कब पाई जाती है, 7 से 12 वर्ष में पाई जाती है। वर्गीकरण करने की जो योग्यता होती है वो 7 से 12 वर्ष में पाई जाती है। और जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, किशोर अधिगमकर्ता से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किशोर अधिगमकर्ता क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन वर्गीकरण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक होता है वो अधिगमकर्ता के आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है। अभिक्षमता होती है, अभिवृत्ति होती है, अभिरुचि होती है, या आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सा कारक है जो अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है, वो
क्या होता है, अधिगमकर्ता की आंतरिक अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, सह संबंधित होती है। किसी क्रिया या कारक को स्वयं की इच्छा से बिना बाह्य दबाव के जिसका संबंध बालक से क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, वो क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है। कौन सा सिद्धांत है जो अधिगम स्थानांतरण में क्या नहीं होता है, सहायक नहीं होता है। तो देखो, मानसिक अनुशासन तो क्या होता है, सहायक होता है। समरूप तत्व भी सहायक होता है। अर्थपूर्ण सामान्यीकरण ये भी सहायक होता है अधिगम स्थानांतरण में, लेकिन तथ्यों की विशुद्धता अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। क्या पूछा गया है, कौन सी जो टेक्निक बताई गई हैं जो संवेगों को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, उनमें से कौन सी सहायक नहीं है। तो देखो, प्रतिस्थापन सहायक होती है, प्रतिगमन सहायक होती है, पृथक्करण सहायक होती है। लेकिन हम किसी चीज को दमन कर लेते हैं ना अंदर ही अंदर, तो वो क्या होता है, उसमें संवेग को नियंत्रित करने में ये सहायक तकनीक नहीं मानी जाती है। हमको कभी दमन नहीं करना चाहिए संवेगों को, बल्कि किसी ना किसी रूप में क्या करना चाहिए, उनको प्रकट करते रहना चाहिए। तो इसलिए ये दमन जो तकनीक है, ये संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। एक किशोर है तो आप उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन कैसे करोगे। तो उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा हम नहीं पता लगा सकते कि ये शारीरिक विकास इसका सही है, क्योंकि शरीर से तो वो हष्ट पुष्ट है, लेकिन उसके अंदर के अंग जरूरी थोड़ी ना है वो सही रूप से कार्य कर रहे हों। तो हम उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा भी नहीं कर सकते, उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा भी नहीं कर सकते। उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किशोर के शारीरिक विकास का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। जो किशोरावस्था होती है उसमें संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या होती है। उसमें ये विशेषता होती है कि तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि होती है। क्या विशेषता है संज्ञानात्मक विकास की, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में क्या होती है, वृद्धि होती है। सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि नहीं, कार्यों की गति में वृद्धि नहीं, घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि नहीं। तो किस में वृद्धि होती है, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक जब परिवर्तन होते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या आती है, एक मुख्य समस्या होती है। वो कौन सी समस्या है, अभिप्रेरणा की कमी, ये समस्या नहीं है। सहयोग की कमी, ये भी नहीं है। अभिरुचि की कमी, ये भी नहीं है। क्या है, समायोजन की कमी होती है। किशोरावस्था में परिवार, विद्यालय व समाज में क्या आती है, समायोजन की समस्या आती है। जब उसमें विकासात्मक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था के दौरान, तो वो किसके साथ समायोजन नहीं कर पाता, परिवार, विद्यालय व समाज के प्रति समायोजन की उसमें क्या देखी जाती है, कमी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है। हमसे क्या पूछा गया है, सॉफ्टवेयर उपागम का कौन सा उदाहरण है। प्रोसेस सामग्री के रूप में प्रक्षेपक है, कंप्यूटर एवं कुंजी फलक है, प्रिंटिंग मशीन है या अनुदेशन है। सॉफ्टवेयर उपागम में क्या होता है, अनुदेशन होता है। सॉफ्टवेयर उपागम को हम क्या कह सकते हैं, अनुदेशन उपागम भी कह सकते हैं। यह शिक्षक व अधिगम सामग्री के क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर क्या होता है, आधारित होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा क्या होती है। जो कंप्यूटर सहायक अधिगम है उसकी मुख्य सीमा क्या है। आपके सिलेबस में कंप्यूटर सहायक अधिगम लगा हुआ है, तो इसकी जो मुख्य सीमा होती है वो भाषा क्षमता होती है, समस्या समाधान होता है, अभ्यास होती है या व्यक्तिगत गति होती है। तो क्या होती है, भाषा क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के पदों का सही क्रम कौन सा है। आपसे प्रणाली उपागम के पद पूछे जा सकते हैं। तो देखो इसमें जो पहला पद होता है वो कौन सा होता है, उद्देश्यों को पहचाना। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, उद्देश्यों की पहचान करते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर अधिगम अनुभवों की, फिर हम रूपरेखा बनाते हैं। उसके बाद उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है और फिर मूल्यांकन के बाद हम क्या उसमें सुधार लाया जा सकता है, अधिगम अनुभवों को सुधारना होता है। तो सही क्रम क्या हो गया, नंबर फर्स्ट उद्देश्यों को पहचानना, फिर चौथा आ जाएगा दूसरे नंबर पे अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाना, फिर उद्देश्यों का मूल्यांकन 3, फिर अधिगम अनुभवों को सुधारना। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की निम्नलिखित में से किस दशक में शुरुआत हुई थी। जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है उसकी किस दशक में शुरुआत हुई थी। 1980 के दशक में हुई थी, 1960 के दशक में हुई थी, 1940 के दशक में हुई थी या 1990 के दशक में हुई थी। जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में हुई थी। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का जो प्रतिपादन हुआ था वो 1966 में हुआ था और किसने किया था, लॉरेंस स्टालूरो व डेविस ने किया था। तो कौन सा दशक हो गया, 1960 के दशक में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है। अध्यापक की डांट सुन रहा है और फिर घर आकर क्या कर रहा है, अपने छोटे भाई को डांट रहा है। तो यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो ये प्रक्षेपण है, प्रतिक्रिया निर्माण है, प्रतिस्थापन है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सी रक्षा युक्ति है, ये प्रतिस्थापन कर रहा है। अध्यापक ने उसके ऊपर डांट लगाई और उसका गुस्सा वो घर आकर किस पर निकालता है, अपने छोटे भाई को डांट देता है। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। ये जो युक्तियां दे रखी हैं रक्षा कवच, इनमें से एक क्वेश्चन आरपीएससी पूछती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। आनुवंशिकी है, वातावरण है, कभी आनुवंशिकी कभी वातावरण या वातावरण एवं आनुवंशिकी दोनों। तो किशोर की अभिरुचि को जो प्रभावित करने वाला कारक होता है वो होता है वातावरण एवं आनुवंशिकी दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। कौन सा गुण है जो अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। देखो प्रभाविता संबंधित होता है, मौलिकता संबंधित होता है, लचीलापन संबंधित होता है सृजनात्मकता से, लेकिन उच्च उपलब्धि जो होती है वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होती है। ये जो उच्च उपलब्धि होती है ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है, जबकि जो सृजनात्मक बालक होता है उसकी उपलब्धि कैसी मानी जाती है, सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचनाएं हैं। जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचनाएं कौन कौन सी मानी गई हैं। त्वरण है, संवर्धन है या विशिष्ट समूह है। तो ये तीनों ही मानी गई हैं, त्वरण भी होता है, संवर्धन भी होता है और विशिष्ट समूह होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 तीनों ही मानी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है। जो विकास का प्रतिमान होता है वो किस क्रम का अनुसरण करता है, बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्व या विशिष्ट से सामान्य। तो वो करता है शीर्ष पदीय, शीर्ष से पैरों की
तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। तो देखो, अधिगम संदर्भित है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम सामाजिक क्रिया है, ये भी सही है। अधिगम एक सक्रिय क्रिया है, ये भी सही है। अधिगम तात्कालिक है, ये क्या है, निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है। निर्मितकरण का सिद्धांत कौन सा नहीं है, अधिगम तात्कालिक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है। देखो, वाणी की श्रव्यता बाधा नहीं डालती है, छात्रों की सतर्कता ये भी बाधा नहीं डालती है, तात्कालिक पृष्ठ पोषण ये भी बाधा नहीं डालता है, लेकिन उच्चारण की जो अनभिज्ञता होती है ये क्या डालती है, बाधा उत्पन्न करती है। क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैज्ञानिक पूछताछ मॉडल के प्रतिपादक कौन है। ये मॉडल जितने भी दे रखे हैं उनके प्रतिपादक आपको याद करके जाने हैं। वैज्ञानिक पूछताछ मॉडल के प्रतिपादक कौन है, जोसेफ से शवाब, जेरोम एस ब्रूनर, रिचर्ड सस्मैन या हिल्डा ताबा। तो कौन है, जाचेप। वैज्ञानिक के कौन है, जाचेप वाला ये जो ऑप्शन है ये वैज्ञानिक के क्या है, प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। कौन है जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। देखो, पावलर व्यवहारवादी में आते हैं, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी में आते हैं, स्किनर व्यवहारवादी में आते हैं, लेकिन जेरोम एस ब्रूनर क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है। कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है। पुनः स्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम, अनुकूलन और अधिगम। अनुकूलन और अधिगम जो होता है वो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का क्या होता है, गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है। कौन सा कथन है जो अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है। अधिगम एक उत्पाद है, ये नहीं करता है। अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है, ये नहीं करता है। अधिगम कभी उत्पादन और कभी प्रक्रिया होती है, ये नहीं करता है। अधिगम एक प्रक्रिया है, ये अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से क्या करता है, निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है। देखो, उपर्युक्त हाव भाव होने चाहिए, विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, इसके अलावा द्विमार्गी प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन अलंकारिक भाषा नहीं। ये क्या है, नेगेटिव कथन हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रभावी कक्षा का संप्रेषण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मॉडल का उद्देश्य तथ्यों एवं संप्रत्यों का अपबोध समझना होता है। कौन सा मॉडल है जो कि उद्देश्य, मॉडल का उद्देश्य क्या होता है, तथ्य एवं संप्रत्यय का अपबोध करना होता है। वैज्ञानिक पूछताछ नहीं है, सूचना प्रक्रिया नहीं है, सहयोगी अधिगम नहीं है, कौन सा है, अग्रिम संगठक है। तो ये सारे मॉडल आपके सिलेबस में दे रखे हैं, चारों के बारे में पढ़ के जाना है और चारों में से क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा कक्ष स्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है। शिक्षक होता है जब श्रव्य दृश्य सामग्रियां प्रयोग में लेता है तो वो उसके पीछे कौन सा सूत्र काम करता है, वो करता है मूर्त से अमूर्त की ओर। वो आपको दिखाकर फिर आपके अंदर क्या करता है, चिंतन उत्पन्न करता है। तो दिखा दिया तो क्या हो गया, ये मूर्त हो गया, और आपके दिमाग में चिंतन उत्पन्न हो गया तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अमूर्त के अंदर। तो क्या आंसर आ जाएगा, मूर्त से अमूर्त। सरल से जटिल नहीं होगा, करके सीखना नहीं होगा, विश्लेषण से संश्लेषण नहीं होगा। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का जब वो प्रयोग कर रहा है तो मूर्त मतलब वो आपको दिखा रहा है और दिखाकर आपके अंदर क्या कर रहा है, चिंतन उत्पन्न कर रहा है। तो मूर्त से क्या हो जाएगा, अमूर्त की ओर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु
कौन होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? अधिगमकर्ता होता है। तो अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में ये क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में कभी केंद्र बिंदु नहीं होता है। शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में नहीं होती। परिस्थिति एक वातावरण के रूप में नहीं होती। कौन होता है? अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है, पूछा जा रहा है। तो अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यापक के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानने का भी कार्य करता है। अध्यापक के लिए कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में भी सहयोग करता है। लेकिन अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है या व्यवहारगत विज्ञान है? कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3, अर्थात धनात्मक विज्ञान करता है, व्यवहारगत विज्ञान करता है, लेकिन नियामक विज्ञान नहीं करता है। तो गाइस, आज मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि 2012 के जीव विज्ञान के पेपर में, अर्थात बायोलॉजी के पेपर में किस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे आपकी समझ विकसित होती है। अब मैं आगे आपको कॉमर्स का पेपर या कोई अन्य पेपर जो 2012 का है, जिसमें मनोविज्ञान के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कल की वीडियो में आपके लिए लाने का पूरा प्रयास करूंगी। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।